जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये टोटली फेक स्टोरी थी, काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो आप एसीपी कासिम आबिदी को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं आखिर कि एक गेम ने कैसे एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। पिता नवनीत नाम है उनका, सेना में जूनियर कमीशन अफसर है पिता पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इस वक्त तैनात थे जब पत्नी की हत्या हुई। मां साधना की उम्र 40 साल थी और आरोपी लड़के की उम्र 16 साल थी। छोटी बहन है 10 साल जिसकी उम्र है छोटी बहन की। मूल रूप से परिवार वाराणसी का रहने वाला है और फिलहाल लखनऊ में रहता है परिवार। आपको बताऊं पीजीआई इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में घर है इनका। लेकिन एक हंसता खेलता परिवार कैसे मोबाइल गेम से उजड़ गया। लेकिन सिर्फ एक परिवार नहीं है, अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लूडो गेम से कैसे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह है लूडो गेम। ये गेम भी अगर बच्चे खेलते हैं तो क्या कोई खुदकुशी कर सकता है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये लड़का है, इसने सुसाइड कर लिया। लूडो खेलता है मोबाइल पर, सुसाइड क्यों किया? लेकिन बाकायदा चिट्ठी लिख कर गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। वो लेटर जो सुसाइड लेटर है, ये देखिए, ये सुसाइड लेटर है जो इस लड़के ने लिखा है अपनी जान देने से पहले। आखिर कैसे एक बच्चा अपनी मां की हत्या कर देता है गेम की वजह से, एक बच्चा खुदकुशी कर लेता है इसी गेम की वजह से। देखिए जरा कि आखिर हो क्या रहा है। लखनऊ में बेटे ने मोबाइल गेम खेलने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन लूडो गेम के कारण एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। इंदौर के आजाद नगर इलाके में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने वाले बसंत नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक निजी कंपनी में काम करने वाला बसंत पैसे लगाकर ऑनलाइन लूडो गेम खेलता था और धीरे धीरे उस पर 17,000 रुपए का कर्ज हो गया। बसंत ने कर्ज ब्याज पर ले रखा था और अंत में इसी कर्ज के तनाव ने बसंत की जान ले ली। फिलहाल आजाद नगर थाना पुलिस पर पूरे मामले की जांच कर रही है और छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुसाइड लेटर भी मिला है। आपको बताऊं कि सुसाइड लेटर में मौत की वजह लिखी हुई है। बसंत ने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया है। अपनी इच्छा से आत्महत्या की बात लिखी है इस लेटर में। सुसाइड लेटर में कर्ज का भी जिक्र किया गया है। बसंत को ऑनलाइन लूडो गेम की लत थी। लूडो गेम में बसंत पैसा भी लगाने लगा था और हारते हारते बसंत पर काफी कर्ज हो गया था। बहनोई ने बसंत को समझाने की भी कोशिश की। अंत में बसंत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है कि आखिर बच्चे, अगर आपके बच्चे भी गेम खेलते हैं तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। मोबाइल पर हर वक्त गेम, घंटों गेम, बिना वक्त देखे अगर गेम खेलते हैं तो आपके बच्चे पर भी इसका बहुत गहरा और बहुत घातक असर पड़ रहा है। अब आप कैसे पहचाने कि आपके बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने का असर हो रहा है, यह मैं आपको बताता हूं। क्या असर हो रहा है ये ध्यान से देखिए जरा। अगर आपका बच्चा ऐसी कुछ हरकत कर रहा है तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं देखिए जरा। मोबाइल अब हमारी जरूरत नहीं है, दरअसल मजबूरी बन चुका है। पहली बात, ज्यादातर भारतीय रोजाना इंटरनेट पर वक्त बिताते हैं और सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल गेम के लिए भी खूब हो रहा है और मोबाइल उपभोक्ता को गेम की इस वक्त लत लग गई, एडिक्शन हो गया है। मोबाइल पर गेम की लत एक नशे की तरह होती है। जैसे कोई आदमी नशा करता है उसी तरह इस मोबाइल और गेम का भी नशा होता है। ये किस उम्र में है? 11 साल से 18 साल के बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक बात, बच्चों के मानसिक विकास पर भी इसका असर हो रहा है, यानी उसका डेवलपमेंट, दिमाग का सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। गेम खेलने से रोकने पर बच्चा क्या करता है? कह रहा है उसे घबराहट हो रही है, उससे मोबाइल छीन लीजिए और गेम मत खेलने दीजिए, तो वो आपको घबराहट की शिकायत करेगा कि जैसे पता नहीं उससे क्या छीन लिया गया हो, जैसे एक नशे के आदी शख्स के साथ होता है। बच्चे अक्सर नींद में भी गेम के सपने देखने लगते हैं। वो इतना गेम खेल रहे हैं कि उन्हें सपनों में भी गेम आ रहा है। ज्यादा गेम खेलने वाले बच्चे अकेले में रहने लगते हैं। मां बाप से अलग, परिवार से अलग, दूर अकेले में एकांत में बैठकर गेम खेलते हैं और उनकी आदत हो जाती है अकेले रहना, एकांत में रहना। सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। घंटों गेम खेलने वाले बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा ज्यादा आने लगता है। पढ़ाई और काम पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ने लगता है। कई बार आत्मघाती और हत्यारे भी बन जाते हैं बच्चे, जो नजीर आज आपने देखी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे की इस लत को कैसे छुड़ाना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह आसानी से नहीं छूटेगी। बहुत सतर्कता के साथ और ध्यान से देखिए जरा। मोबाइल गेमिंग को लेकर सबसे पहले आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ध्यान दें कि बच्चा कौन सा गेम खेलता है, इस पर जरूर नजर रखें। हिंसक गेम, अगर बच्चा हिंसक गेम खेल रहा है तो वो हिंसक बन जाएगा। वो गेम उसको हिंसक बना देगा, उसके व्यवहार में, उसके जवाब में वो हिंसक हो जाएगा। बच्चों की जिद के बावजूद मोबाइल में गेम ना रखें। कोशिश करें मोबाइल में गेम डाउनलोड ना करने दें। मोबाइल में चाइल्ड लॉक का फीचर होता है, उसे इस्तेमाल करें। बच्चे का व्यवहार अगर बदल गया है अचानक तो सतर्क रहें, सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को डांट कर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ये, उन्हें डांटे नहीं, उन्हें समझाएं। जरूरी पड़ने पर अगर हाथ से बात निकल चुकी है तो मनोचिकित्सक की सलाह जरूर लें कि आदत कैसे छुड़वाएं। ये बड़ी चीज है। आइए मैं आपको सुनवाता हूं
खुद एक डॉक्टर को सुनिए, डॉक्टर निमेश देसाई, जो कि पूर्व डायरेक्टर है IHBS के, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं और आपके लिए बहुत जरूरी जानकारी दे रहे हैं। वैज्ञानिक रूप से समाज विज्ञान और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो कुछ हद तक व्यवहारिक एबनॉर्मलिटीज हर बच्चे में देखी जाएगी, टेक्नोलॉजी से संबंधित, अकेलेपन से संबंधित या मानसिक परेशानी से संबंधित। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए, मदद चाहिए घर वालों से, माता पिता से और नेबरहुड से, मोहल्ले के लोगों से। मुझे अभी भी लगता है कि हमारे समाज में और दक्षिण एशिया में ये वाक्य अभी भी बहुत कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो हमें हर स्तर पे कुछ विचार करके मैकेनिज्म्स ऐसे बनाने पड़ेंगे कि हमारी हालत उन देशों जैसी ना हो जाए। जो कुछ बच्चे यंग एज में 4, 5, 6, 10 साल की उम्र में अगर हिंसा की वृत्ति दिखाते हैं और ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, अगर बच्चा घर के पेट्स के साथ, सड़क के कुत्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ अगर बहुत वायलेंस प्रोन बिहेवियर दिखाता है और हिंसात्मक प्रवृत्ति दिखाता है तो उनको मॉनिटर अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें संभव है कि साइकोपैथी या जुवेनाइल क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हो। लेकिन ये बच्चे अभी भी कम हैं। ज्यादातर बच्चों को सिर्फ गाइडेड सपोर्टिव काउंसलिंग चाहिए कि उनको मदद कर दी जाए कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, जो पढ़ने के लिए, जो जानकारी के लिए जरूरी है, और अतिरेक ना हो। और अब देखिए जरा, इस मोबाइल ने कब कब जान ली है। पहली बार जान नहीं ली है मोबाइल गेम ने। 22 अप्रैल 2022 रायगढ़ में 19 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली। लड़के को गेम खेलने से दरअसल रोका था मां बाप ने और उसने सुसाइड कर लिया। 11 अक्टूबर 2021 महाराष्ट्र में जामनेर में 12वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। 3 जुलाई 2020 बुलंदशहर में 11वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। 3 जुलाई 2020 डिप्रेशन में खुद को उसने गोली मार ली। सोचिए जरा। 26 जून 2020 महाराष्ट्र के यवतमाल में सुसाइड कर लिया एक ने। गेम टास्क पूरा ना होने पर यह सुसाइड किया गया। 12 जनवरी 2020 मथुरा में 19 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। मां ने बेटे को गेम खेलने से सिर्फ रोका था। सोचिए। 30 जून 2019 महाराष्ट्र के भिवंडी में आत्महत्या कर ली और 30 जून 2019 को 15 साल के लड़के ने भाई की हत्या कर दी। सोचिए जरा। और गेम खेलने से रोका था भाई ने। 3 अप्रैल 2019 हैदराबाद में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली। सोचिए। और भारत में अब देखिए बाजार कितना बड़ा, ये क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे वजह। भारत में करीब हर घर में मोबाइल फोन है, हर घर में। 2021 में भारतीयों ने 70 करोड़ घंटे मोबाइल पर बिताए हैं। एक साल में 70 करोड़ घंटे। भारत में मोबाइल गेम का बाजार और ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त 12,500 करोड़ रुपए का बाजार है। 12,500 करोड़। 2019-20 में गेम के बाजार में 40% उछाल आया। सोचिए 40% उछाल है। कोरोना काल में मोबाइल गेम का बाजार और ज्यादा बढ़ गया है। 2025 तक मोबाइल गेम बाजार और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाजार का आकार 37,000 करोड़ रुपए हो सकता है। और चीन के बाद भारत मोबाइल गेम का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। गेमिंग इंडस्ट्री की 86% कमाई मोबाइल गेम से होती है और यही वजह है कि कम नहीं हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है कानपुर पर एक्शन में भड़काऊ गैंग फिर से एक्टिव हो गया, फिर से एक्शन में आ गया है। कानपुर में जो पत्थरबाजी हुई, इस पत्थरबाजी पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और योगी सरकार की कार्रवाई जिनके गले नहीं उतर रही है, जो इसमें भी मजहबी चश्मा लगाए हैं, उन्होंने भड़काऊ सियासत शुरू कर दी है। और इसमें सबसे पहले नाम आता है असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी भड़का रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा भड़का रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई पर? इसमें भी उन्हें धर्म नजर आ रहा है। कैसे धर्म के चश्मे से इस कार्रवाई को वो देख रहे हैं, देखिए जरा। ये आपके सामने ग्राफिक्स आ गया। ओवैसी कह रहे हैं कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही। ओवैसी कह रहे हैं पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है। उनका कहना है एक ही पक्ष को बार बार दिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान परेशान हैं। इसके अलावा योगी की जीत के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सोचिए जरा। वो कह रहे हैं कानपुर में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही साथ तौकीर रजा कहां पीछे रहने वाले, ये दूसरे भड़काऊ भाईजान है। तौकीर रजा को इस वक्त बुलडोजर का डर सता रहा है। तौकीर रजा ने कहा कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हुई है और बुलडोजर जज है तो अदालत खत्म कर दें। तौकीर रजा का कहना है ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती, उन्होंने कहा, लेकिन पत्थरबाजों के खिलाफ कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। अब जरा दोनों कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दोनों भड़काऊ भाईजान को सुनिए जरा। कानपुर में गड़बड़ हुई, मैं हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी
नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सबके दूसरे दूध के धुले हुए? बुलडोजर अगर जज है तो फिर अदालतों को खत्म कर दीजिए। मैं इन तमाम चीजों के लिए कानपुर भी जाने का मेरा इरादा है। मैं जल्दी कानपुर भी जाऊंगा और वहां लोगों से मुलाकात करूंगा और मैं हुकूमत से भी अपील करता हूं, डीजीपी साहब से भी मुलाकात करूंगा, उनसे भी ये अपील करूंगा कि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए जिसने अपराध किया है। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन एक हाथ को वहां पर हथकड़ी पहनाई जा रही है, दूसरा हाथ आजाद छोड़ा हुआ है, ये अन्याय है। इन्हें कार्रवाई में भी मजहब नजर आता है। इनका कहना एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में कानपुर में यह बीजेपी नेता, इनकी गिरफ्तारी हुई। हर्षित श्रीवास्तव नाम है। हर्षित की गिरफ्तारी हुई है एक भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर। तो कार्रवाई एक तरफा नहीं, कार्रवाई हर उस जगह हो रही है जो भड़का रहा है, जो पत्थर चला रहा है। लेकिन जिन्होंने मजहबी चश्मा लगा रखा है उन्हें सिर्फ एक तरफ ही नजर आता है। बहरहाल अब बात मास्टरमाइंड की करते हैं। मास्टरमाइंड हयात जफर को आज कोर्ट में पेश किया गया रिमांड के लिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हयात जफर का इंटरनेशनल साजिश का कनेक्शन सामने आ रहा है। क्या इस हिंसा के लिए, योगी के राज्य में हिंसा के लिए, कानपुर में हिंसा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई? किस तरह से कानपुर को दहलाया जाए, लोगों को भड़काया जाए? क्या इसके पीछे गहरी साजिश है? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड हयात की कस्टडी पर आज सुनवाई हुई और तकनीकी कमी के चलते बहस पूरी नहीं हो सकी। दरअसल पुलिस कस्टडी पर अब कल फैसला आ सकता है। कोर्ट ने जेल में पूछताछ की अर्जी फिलहाल ठुकरा दी है क्योंकि हयात 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में यानी जेल में है, रिमांड नहीं है। पुलिस चाहती थी रिमांड, पूछताछ करना, इसलिए पुलिस कह रही थी मुझे जेल जाने दीजिए, जेल में इससे पूछताछ कर लेंगे, उसे ठुकरा दिया है। हिंसा का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ गया है। आरोपी हयात के खाते में विदेशी फंडिंग हुई है। बेगुनाह लोगों को, जो बहुत से लोग जिन्हें पता भी नहीं होगा इस हिंसा के पीछे कोई इंटरनेशनल हाथ है, वो भी हकीकत यह है, उन्हें जब यह पता चलेगा इंटरनेशनल फंडिंग भी हुई है तब वो चौंक जाएंगे। कानपुर में 2019 में बाकायदा एक खाता खोला गया जिसकी तफ्तीश फिलहाल पुलिस कर रही है। आइए अगली खबर यह है, क्या इस पूरे खेल में पीएफआई की फंडिंग भी है? पीएफआई है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई का नाम आपने कई बार सुना, लेकिन ये पीएफआई फंडिंग की जो बात सामने आ रही है ये बता रहा है इसके पीछे गहरी साजिश है। साजिश ये, कानपुर हिंसा में पीएफआई की साजिश के तार जुड़े हैं। आखिर पीएफआई का कनेक्शन क्या है? पुलिस ने पीएफआई के 5 सदस्यों की पहचान की है, 5 ऐसे चेहरे। अब तक गिरफ्तार 3 आरोपियों का संबंध पीएफआई के साथ है। मास्टरमाइंड हयात हाशमी का पीएफआई के साथ लिंक है। कई संदिग्धों से पूछताछ फिलहाल जारी है और पीएफआई ने 3 जून को नागालैंड में बंद बुलाया था। बाकायदा कानपुर में भी 3 जून को बंद बुलाया गया था और ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पीएफआई की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। पीएफआई ने पुलिस की जांच पर भी अब सवाल उठा दिए। कानपुर में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है पीएफआई ने कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब जांच जब पीएफआई के दामन तक पहुंची तो कार्रवाई एक तरफा लगने लगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है मूसेवाला से जुड़ी हुई। अब नहीं बचेगा मूसेवाला का हत्यारा। मूसेवाला की हत्या 29 तारीख को हुई, उसके बाद से पुलिस का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आज पुलिस ने एक ज्वाइंट पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगली तस्वीर दिखाइए, वो जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें बड़ा खुलासा किया है। जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है उसका बड़ा रोल है मूसेवाला की हत्या में। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह है सौरभ। पुणे से सौरभ को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ का बहुत बड़ा रोल है, ये पुलिस ने बताया। लेकिन आइए अब आपको बताऊं अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और सौरभ की गिरफ्तारी के बाद क्या मूसेवाला के जो पूरे मास्टरमाइंड है वो सामने आ जाएंगे, किसने ये साजिश रची। देखिए जरा, ये मूसेवाला हत्याकांड पर ये सबसे बड़ा खुलासा है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको सुनाऊंगा क्या कहा पुलिस ने। लॉरेंस बिश्नोई हत्या का मास्टरमाइंड है, ये एक बात साफ हो गई। मूसेवाला केस में पुणे से ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। अब तक सौरभ का सहयोगी मर्डर में शामिल है बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का यह बड़ा खुलासा सामने आया है और मूसेवाला के मर्डर की साजिश रची गई। बाकायदा मूसेवाला मर्डर में 5 शूटरों की पहचान और हो गई है। शूटर के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने साथ दिया। अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। आइए सुनवाते हैं आपको। अब जरा सुनिए एचडीएस धालीवाल जो कि स्पेशल सेल से, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये सौरभ महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, उसके साथ इसने मिलके इंसिडेंट किए हैं, उसके साथ ये एक बड़े सीरियस केस में भी शामिल है और लॉरेंस के कहने पे इसने शूटिंग्स करी हैं। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। अब सवाल यह है, इस पूरे हत्याकांड में आखिर मूसेवाला की हत्या में गोल्डी बराड़ का रोल क्या है?
गोल्डी बराड़ जो कि फिलहाल कनाडा में है, गोल्डी बराड़ ये है जिसने बाकायदा खुद पोस्ट लिखकर यह कहा कि मूसेवाला की हत्या उसने करवाई है। अब कोशिश यह है कि गोल्डी बराड़ जो कनाडा में मौजूद है, इसे कनाडा से भारत लेकर आया जाए। क्या तैयारी है इसके लिए, यह आपको बताता हूं। देखिए जरा, गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग हो रही है। पंजाब पुलिस ने नोटिस जारी करने की मांग की है। गोल्डी ने हत्या की जिम्मेदारी ली मूसेवाला की। कनाडा में रहता है ये गैंगस्टर गोल्डी और जनवरी से हत्या की साजिश रच रहा था। जनवरी से साजिश रच रहा था। सोचिए, हरियाणा से 2 शार्प शूटर बाकायदा इसने भेजे। हत्या के 1.5 घंटे बाद इसने जिम्मेदारी भी ले ली थी। गोल्डी बराड़ ने ही हथियार मुहैया कराए थे। खबर यह है रूसी AN 94 शूटरों को भेजी थी इस गोल्डी ने। हत्या में 4 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। आइए, लेकिन अब मूसेवाला के अंतिम अरदास की मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पुलिस एक्शन ले रही है हत्यारों के खिलाफ। मूसेवाला को अंतिम अरदास दिया गया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मूसेवाला के पिता को आप सुन रहे हैं। पिता पहली बार बोले हैं, अब तक सिर्फ पिता को आपने देखा होगा उस दिन जिस दिन मूसेवाला का अंतिम संस्कार हो रहा था। पिता के आंखों में आंसू थे। पिता किस तरह से जो लोग वहां आए थे उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, उस स्थिति में भी अपनी पगड़ी उतारकर। सुनिए जरा, ये अब आपको सुनवाता हूं जरा मूसेवाला के पिता क्या कह रहे हैं। एक पिता को अभी भी यकीन नहीं है कि उनका बेटा, उनका लाल अब इस दुनिया में नहीं। सुनिए। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ +2 ਕੀਤੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮੁੱਕਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2000 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਪਾਪਾ ਦਿਓ ਪੈਸੇ। ਮਿਲ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ शायद ज्यादा करके जल्दी मुक गया, मैं महसूस करता हूं। तो पुलिस फिलहाल एक्शन में है। मूसेवाला के हत्यारों तक पहुंचने में जो फैन था केकड़ा, वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे लगातार सवाल कर रही है और संभव है जल्द ही वो सारे हत्यारे सामने होंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप